हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जियोग्राफी। ठीक है ना, क्लास 10th का है और यह टॉपिक है प्राकृतिक संसाधन। आपके बुक का भूगोल वाला बुक का पेज नंबर 14 से शुरू करेंगे। आप बोलेंगे पहले काहे नहीं शुरू किए, तो ये वाला शायद हम पढ़ा दिए। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत ना, अगर नहीं पढ़ाए हैं तो फिर हमको पढ़ा देंगे। लेकिन हम यहाँ से शुरू करते हैं प्राकृतिक संसाधन से। ठीक है ना, भूमि संसाधन से, यानी पेज नंबर 14 से शुरू करेंगे। इसके बाद से ये आपका प्राकृतिक संसाधन पूरा खत्म हो जाएगा, तब आपका आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है ना, आज की क्लास में पूरा प्राकृतिक संसाधन खत्म कर लेंगे। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। देखिए, कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधन, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा हम करते हैं छोटा ताकि दिक्कत नहीं करे। इस पेन का साइज ठीक है, यहाँ से कर लेते, हो गया। और तुम आ जाओ इधर, इधर। ठीक है ना, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि संसाधन क्या है। संसाधन वह साधन है और वह साधन और सेवा है जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करता है। ठीक है ना, जो कुछ भी चीज़ें हैं जो आपकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, उसे क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। जैसे मान लीजिए मोटरसाइकिल है, तो आपको इधर से उधर जाने में जो भी आपको ज़रूरत है उसको पूरा करती है, तो मोटरसाइकिल भी एक संसाधन है। यानी जो भी चीज़ आपको मदद करता है वो हमारा क्या है? संसाधन है। आपको हम PDF नोट्स नहीं देंगे, आप यहीं से ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है ना, ठीक है। करें किसी देश की समृद्धि विकास उसके संसाधन के सही उपयोग पर निर्भर करती है। किसी देश की समृद्धि विकास उसके संसाधन के सही उपयोग पर निर्भर करती है। कहने का मतलब ये है कि किस देश में तरक्की होगा या ना होगा, उस देश के उस संसाधन का इस्तेमाल आप कैसे करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपके पास पेट्रोल है, ठीक है ना, पेट्रोल है, आप पेट्रोल का बिना मतलब का इस्तेमाल कीजिए, तो आप कुछ भी चीज़ का बिना मतलब का इस्तेमाल करिएगा। बिना मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको आवश्यकता है थोड़ा सा, आप इस्तेमाल करिएगा ज़्यादा, तो फिर वो ज़्यादा देर तक ना रह पाएगा। उसको अगर सही से इस्तेमाल करिएगा तो वो बहुत आगे की ओर लेके जाएगा। महात्मा गांधी बोले थे कि संसाधन जो होता है ना, पेट भरने के लिए, पेट ही भरने के लिए ना है। अब पेट भरने के लिए बहुत कुछ है हमारे पास, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। पेटी कभी भी किसी का भरा नहीं है। अगर मनुष्य अपने से सब कुछ इस्तेमाल करने लगे जो प्रकृति का अवेलेबल दिया हुआ है हमारे लिए, जो हमारे निजी जीवन में इस्तेमाल होने लायक है, जैसे पानी हो गया। एक बात आपको बोल रहे हैं कि देखिए लाइन आ गया है, तो आपको हो सकता है कि पंखा की आवाज़ बाहर पीछे से सुनाएगा, तो इसके लिए थोड़ा सा हम माफ़ी चाहते हैं। ठीक है ना, चाहे रुकिए, थोड़ा सा हम पंखे में बंद कर देते हैं। चलिए पंखे हम बंद कर दिए, थोड़ा सा गर्मी में सह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, तो संसाधन का आप इस्तेमाल सही से करिएगा तो ख़त्म ना होगा, आपके तरक्की की ओर बढ़ेगा। कह रहा है कि संसाधनों के उपयोग में तकनीक, ज्ञान और संस्थाओं का महत्व होता है। तकनीक ज्ञान का मतलब ये है कि जो हमारे पूर्वज थे, आदि मानव, उनको तकनीक ज्ञान नहीं थे इसके बारे में, जो ये सब नहीं पता था कि ये इस चीज़ से पेट्रोल बनता है, ये सब चीज़ों से, ये सब नहीं पता था वो लोगों को, तो उनके पास ज्ञान नहीं था। दूसरा बात, जब ज्ञान हो भी गया तो उनके पास ये सब चीज़ें नहीं थी, मशीनों से नहीं थी। ठीक है ना, तो इन चीज़ों का बहुत महत्व है। करें भूमि संसाधन, भूमि वह संसाधन है जिस पर मनुष्य निवास करता है। ठीक है ना, जिस पर मनुष्य रहता है वो हमारा क्या है? भूमि संसाधन है।
और हमारे लगभग सभी आर्थिक कार्य भूमि पर ही होते हैं। हमारा जो भी कार्य होता है कहाँ पर होता है, ज़मीन पर होता है, ठीक है ना। यह प्रकृति द्वारा प्राप्त होने के कारण प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। भूमि यानी प्रकृतिक से हमें जो चीज़ें मिला हुआ है उसको हम क्या बोल रहे हैं, प्राकृतिक संसाधन बोलेंगे, ठीक है ना। तो भूमि क्या है हमारा, यह प्राकृतिक संसाधन है। अच्छा, मोटरसाइकिल क्या है आपका, प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ये आपका मानव निर्मित संसाधन है, ठीक है ना। भूमि को मौलिक संसाधन भी कहा जाता है, ठीक है ना। भूमि क्या कहते हैं, मौलिक संसाधन यानी बेसिक। अगर आपको ये लिखना है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं इसको रोक के, ठीक है ना। आपको पीडीएफ नहीं अवेलेबल हम करवाएंगे, कैसे पीडीएफ अवेलेबल करवाएंगे तो देखिए इससे क्या होता है ना कि आप अपने मोबाइल में मांगिएगा सर पीडीएफ भेज दीजिए, पीडीएफ आपके मोबाइल में रह जाएगा, आप एक बार भी खोल के ना देखिएगा, इसीलिए आप पीडीएफ यहीं पर बनाइएगा, ठीक है ना, रोक के वीडियो। चलिए जैसे इसमें बनाया गया वैसे ही बनाइएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि भूमि का उपयोग किन कार्यों में होता है, यानी भूमि का इस्तेमाल किन किन कार्यों में होता है। तो भूमि का उपयोग अनेक आर्थिक कार्यों में किया जाता है। किस में होता है, तो पहले का भाई साहब कृषि खेती करने में, फसल उत्पादन करने में। दूसरा वानिकी जंगलों का उपयोग करने में। पशु चारा पशुपालन यानी माल गरू को चराने में। मत्स्य मीन्स मछली पालन। आपका खनन माइनिंग खनिज निकालना। वन्य जीव संरक्षण और परिवहन और संचार, ये सब चीज़ें हैं जो आपको दिख रहा है। भूमि का प्रयोग इन सभी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना, भूमि का प्रयोग। अब अगर भूमि संसाधन का महत्व, इसका महत्व क्या है, भूमि क्या है। भूमि बहुत उपयोगी संसाधन है लेकिन इसकी मात्रा सीमित है, ठीक है ना। इसलिए भूमि का उपयोग योजनाबद्ध और सर्वाधिक सावधानीपूर्वक करना चाहिए। करें कि लेकिन इसकी मात्रा सीमित है, कहने मतलब ये है कि अगर आपसे बात करें तो ये आपकी पृथ्वी, ठीक है ना दोस्त। जब ये आपकी पृथ्वी है तो पृथ्वी का आपको पता है कि 4 हिस्सा में 3 हिस्सा आपका क्या है, वाटर है, क्या है, 3 हिस्सा क्या है, वाटर है, और एक ही हिस्सा जो है ना आपका भूमि है, ठीक है ना। तो हमारे पास सीमित है ना भूमि, तो इसका इस्तेमाल सही से करेंगे ना तभी हमारे लिए आपका अच्छा रहेगा, ठीक है। इसका सही से इस्तेमाल करना चाहिए। कह रहा है कि भूमि संसाधन के भौतिक स्वरूप। भूमि कई रूपों में पाई जाती है, जैसे में पर्वत, पठार, मैदान, निम्न भूमि, घाटियाँ। ये भी चीज़ें आपको दिख रहा है, ये सब क्या है, ज़मीने पर है जी। पर्वत है, पठार है, मैदान है, निम्न भूमि है, घाटी, ये सब क्या है, भूमि पर है, ठीक है ना। इसका कई रूप है। इन सभी स्वरूपों पर जलवायु का प्रभाव पड़ता है, ठीक। जलवायु का प्रभाव पड़ता है, कहने मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपका राजस्थान का भूमि कैसा होगा, कुछ दूसरा होगा ना, कहाँ से उधर का दूसरा वातावरण है, और आपका जम्मू कश्मीर का दूसरा वातावरण है तो उधर दूसरा होगा। केरल का दूसरा भूमि होगा, नागालैंड का दूसरा भूमि होगा, क्योंकि उस एरिया में वातावरण उसका दूसरा है। भारत में भूमि का वितरण, ठीक है ना। भारत भूमि संसाधन में समृद्ध देश है, यानी भूमि संसाधन में समृद्ध देश का कहने मतलब ये है कि भारत के पास भूमि बहुत मात्रा में है। मात्रा में कहा है, कहा बहुत बड़ा देश है, इसीलिए 7 नंबर पूरा दुनिया में सबसे बेसी ये जो है ना 7 नंबर पे आता है, सबसे बड़ा। करेंगे भूमि का स्वरूप। अच्छा, आप बोलिएगा कि सर जब ये 7 नंबर पे आता है तो 1 नंबर पर रसिया आता है, तो रसिया के पास तो भूमि बहुत ज़्यादा होगा। तो एक बात बताइएगा, जो रसिया है ना दोस्त, वो ठंडा प्रदेश है, उधर भूमि जो है ज़मीन है ना, उस ज़मीन पर बर्फ़ ही बर्फ़ जमा रहता है, तो उस पर आप खेती करिएगा ना, नहीं होगा। तो इसीलिए भारत सबके मुकाबला में अच्छा है, ठीक है ना। भूमि का स्वरूप यानी भारत है आपका, भारत का जो पूरा भारत का बात करें ना तो पूरा भारत में जो मैदान है ना 43% है, और जो पर्वत एरिया है ये आपका 30% है, और जो पठारी क्षेत्र है ये आपका 27% है, ठीक है ना। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपका टाइमिंग दिखा रहा है कि 7:46 AM हो रहा है, ठीक है ना। करा कि मृदा क्या है, यानी मिट्टी क्या है। देखिए पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत पतली परत को मृदा सॉइल कहते हैं, यानी जिस पर हम लोग फसल रोपते हैं, पेड़ पौधा रोपते हैं, या क्या है हम लोग मिट्टी में रोपते हैं, ठीक है ना। यानी पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत जो होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, मृदा कहते हैं, मिट्टी कहते हैं। यह असंगठित पदार्थों यानी टूटे हुए चट्टानों के कण, जैव पदार्थ आदि से बन के मिली होती है। ये सब किस चीज़ से बनते हैं, तो ये भूमि जो है ना, ये देखिए
भूमि के एक्चुअल में निर्माण कैसे होता है, ये बहुत सारा बहुत धीमी प्रक्रिया होती है। पहाड़ वहाड़ टूटता है ना, उसी सबसे भूमि बनता है, ठीक है ना। मृदा एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन, नवीकरणीय उसे कहते हैं जो कि दोबारा आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सोलर ऊर्जा, ये आपका नवीकरणीय संसाधन है। तो उसी तरह से भूमि भी आपका नवीकरणीय संसाधन है, इसका इस्तेमाल आप बार बार कर सकते हैं, ठीक। इसका महत्व क्या है, मृदा का महत्व क्या है, कह रहा है कि पौधों के विकास का मुख्य माध्यम है। पौधे का विकास का मुख्य माध्यम है, कहने का मतलब ये है कि पौधे इसी में रोपाता है, भूमि में। पृथ्वी पर विभिन्न जीवों का पोषण करती है, जो भूमि है, जो पृथ्वी पर विभिन्न जीव है, जिसमें जो जो जमीन के अंदर रहते हैं, छोटा मोटा जीव है, कीड़ा मकोड़ा हो गया, सांप हो गया, बिच्छे हो गए, ये सब जो होता है ना, ये सब का क्या करती है, वो पोषण करती है, रखती है। कृषि और आर्थिक गतिविधियों का आधार है। कृषि खेती करने के लिए और आने जाने के लिए सब। मृदा की उर्वरता किसी देश की समृद्धि को प्रभावित करता है। किसी देश को देखिए, कर जिस देश की मृदा ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइटी करेगी, जिसकी क्षमता जितना जो फसल होगा जितना अच्छा उगेगा, तो जिस देश का मिट्टी जितना अच्छा रहेगा उतना उस देश में फसल होगा। और जब उस देश का फसल होगा तो उस देश का फसल अपने पास में रख के बेचेगा ना, तो जब बेचेगा तो उसके पास पैसा आएगा ना, तो आया ना, इससे फ़ायदा है। मृदा के नष्ट होने से संपत्ति और संस्कृति दोनों प्रभावित होती है। देखिए, मान लीजिए मृदा अगर ख़त्म हो जाएगी तो आप खेती करिएगा उस पर। मान लीजिए कोई भी फसल होगा, कोई भी खेत होगा, आप उसमें फसल रोपिएगा और वहाँ पर आपका फसल होकर ना करेगा, तो आप वहाँ पर खेती करिएगा ना, करिएगा ना। जब आप खेती ना करिएगा तो आप वहाँ पर रहिएगा ना, रहेगा ना, तो आप वहाँ से हट जाइएगा ना। तो यही कह रहा है कि मृदा के नष्ट होने से संपत्ति और संस्कृति दोनों प्रभावित होती है। इसीलिए मृदा को जीव तंत्र कहा जाता है, ठीक है ना। आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। अब आपको बोलेंगे ना कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। आप कैसे करेंगे, आपको रोक के वीडियो देख लेना है। मेरे पास एक टीवी रहता ना दोस्त, और अच्छा से आपको पढ़ाते एकदम। अब तो इसे मोबाइल छोटा सा है, टीवी रहता मज़ा आता है, सामने आके फेस टू फेस हमको चेहरा दिखता है। अब कह रहे हैं कि मृदा निर्माण, मिट्टी का निर्माण कैसे देखते हैं। परिभाषा, कह रहा है कि चट्टानों के टूटने फूटने तथा भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तनों से मृदा बनने की प्रक्रिया को मृदा निर्माण कहते हैं। क्या कह रहे हैं, चट्टानों के टूटने फूटने तथा भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तनों से मृदा बनने की प्रक्रिया को मृदा निर्माण कहते हैं, ठीक है ना। पत्थर उत्थर टूटता है, और पत्थर जब टूटता है तो भौतिक परिवर्तन ना होगा। मान लीजिए पत्थर है, पत्थर गर्मी के मारे खूब टेम्परेचर होगा तो वो टूटेगा, उसके बाद बारिश पड़ेगा, हवाएं बहेगी, घिसेगा रिसेगा, उसे छोटा छोटा करके मिट्टी बना देगा। इसकी विशेषता क्या होती है, यह एक बहुत धीमी और जटिल प्रक्रिया होती है। यह बहुत स्लो होती है और बहुत कठिन होती है। कुछ सेंटीमीटर मृदा बनने में लाखों वर्ष लग सकते हैं। कुछ सेंटीमीटर, जो जैसे कुछ सेंटीमीटर कहने का मतलब एग्जाम्पल में, जैसे मान लीजिए ये आपका समतल है और इससे कुछ ये समतल है और इस पर मीठा माटी रखिएगा ना, तो ये कुछ माटी बनने में आपको कुछ सेंटीमीटर लाखों साल लगते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये पृथ्वी कब से है। करे कि मृदा निर्माण के कारण कारक, ठीक है ना। ऊंचा वाच यानी धाराकृति है, रिलीफ। ऊंचा वाच देखिए, ये कह रहे हैं ना कि ऊंचा वाच धाराकृति रिलीफ यानी भूमि की ऊंचाई और ढाल मृदा निर्माण को प्रभावित करती है। भूमि की ऊंचाई क्या है, ठीक है ना, और ढाल, ये जो है ना, मान लीजिए कि आपका ये जो है भूमि समतल है या पहाड़ी, ठीक है ना, पहाड़ पर मिट्टी कम होगा। इसका मतलब ये ना होगा ना कि ऊंचा वाच और धाराकृति है, भूमि समतल या पहाड़ी देखना पड़ेगा। मान लीजिए पहाड़ है तो पहाड़ पे मिट्टी कम होगा, वही आप नीचे आइएगा पहाड़ से नीचे तो मिट्टी वहाँ पर ज़्यादा होगा। और मूल शैल या चट्टान, जिस चट्टान से मिट्टी बनती है वही उसकी गुणवत्ता तय करती है, ठीक है ना। जिस चट्टान से मिट्टी बनेगा ना, वही डिपेंड करेगा कि मिट्टी की गुणवत्ता कैसे होगा। जैसे मैं मान लीजिए जिस चट्टान से जैसे आपका बेसाल्ट, बेसाल्ट जो चट्टान होगा ना, इससे काली मिट्टी बनती है। तो आपको पता है ना काली मिट्टी कितनी उपयोग होती है। उसके बाद में जलवायु यानी तापमान और वर्षा मृदा निर्माण की गति को प्रभावित करती है। क्या कह रहा है कि
जलवायु, तापमान तापमान और वर्षा मृदा निर्माण की गति को प्रभावित करती है। जितने बारिश होगा, जितने तेज बारिश होगा, उतना ही जल्दी मिट्टी बनेगा। वनस्पति, पेड़ पौधों के अवशेष मिट्टी में उर्वरता बढ़ाते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं उनका वो टूटते हैं, पौधे होते हैं उसका टूटता है, चाहे पेड़ पौधा टूटता है, ज़मीन में गलता है, सड़ जाता है, तो वह जो है ना मिट्टी को और उत्पादन लायक बना देता है और बढ़िया बना देता है। जैव पदार्थ, जीव जंतुओं और पौधों के सड़े गले अवशेषों मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। ठीक है ना। ये सब चीज़ जितने भी है ना जो मर जाते हैं ना, जो सड़ गल जाते हैं, वह क्या होता है, वहाँ की मिट्टी और भी अच्छा होता है। खनिज कण मिट्टी की बनावट और गुण तय करते हैं। समय, अच्छी और परिपक्व मिट्टी बनाने में अधिक समय लगता है। ठंडा तो पानी की बोतलों में। मृदा निर्माण, मृदा बनने की प्रक्रिया को मृदा निर्माण कहते हैं। ठीक है ना। मिट्टी जैसे बनती है उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मृदा निर्माण कहते हैं। इसका कारक क्या है, तापमान परिवर्तन, गर्मी ठंडा से चट्टान टूटती है। जब ज़्यादा गर्मी होगा तो ठंडा और होगा तो ये चट्टानें क्या होगा, टूटेगी। प्रवाहित जल, पानी मिट्टी और चट्टानों को काट कर नई जगह पानी मिट्टी और चट्टानों को काट कर नई जगह जमा करता है। क्या कर रहा है, प्रवाही जल, यानी मान लीजिए ये आपका पहाड़ है, एग्जाम्पल में ये आपका क्या है, पहाड़ है, और यहाँ से नदी आ रही है, तो पहाड़ पे से नदी जब आएगी पानी बहते हुए तो यहाँ से मिट्टी उट्टी काट देगी ना, अपने साथ लेके आएगी ना, और लेके फिर नीचे ज़मीन पर छोड़ देगी, इसे छोड़ देगी ना, तो मिट्टी का निर्माण हुआ हुआ ना। और उसको क्या कर रहा है, हवा, यानी मिट्टी के कणों को उड़ाकर दूसरी जगह पहुँचाती है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए इस खेत में, ये आपका खेत है और इस खेत में हवा है ना, तो यहाँ से उड़ के इधर चला गया। ठीक है ना। मिट्टी ऐसे इधर चला गया, इधर चला गया, ये सब। उसके बाद कह रहा है कि हिमनद, थोड़ा सा ये आपका अमेजिंग लग रहा है, थोड़ा साफ सुथरा जरूरी है। कह रहा है कि हिमनद बर्फ के बहाव से मिट्टी बनती है। ठीक है ना। बर्फ जो बहता है ना उससे क्या होती है, मिट्टी बनती है। चट्टानों का धीरे धीरे टूटना, इससे भी क्या होता है, आपका मिट्टी का निर्माण होता है। यानी मिट्टी का निर्माण किस किस चीज़ से होता है, तापमान परिवर्तन से होगा, प्रवाहित जल से होगा, हवा से होगा, हिमनद से होगा, अपघटन से होगा। ठीक है ना। ये सब चीज़ें क्या है, आपका मिट्टी बनाने में सहायता करती है। और अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन, जैविक परिवर्तन, पेड़ पौधे जंतु ह्यूमस का योगदान, रासायनिक परिवर्तन, खनिजों का बदलाव। ठीक है ना। ये आपका जैविक परिवर्तन है, ये आपका रासायनिक परिवर्तन है, खनिजों में बदलाव। हाँ, खाना खा के। थोड़ा हम पीते हैं पानी, मिल जाइए। एक जगह बैठे बैठे ना दिमाग ठंडा हो जाता है, ऊपर से पंखा बंद कर दिए हैं और दिक्कतें हो रही। कह रहा है कि जैविक परिवर्तन, पौधे जीव जंतु ह्यूमस का योगदान, रासायनिक परिवर्तन, खनिजों में बदलाव। ठीक है। निष्कर्ष रिजल्ट का निकलता है। तो मृदा निर्माण में दो प्रकार के पदार्थ भाग लेते हैं, मिट्टी बनाने में दो प्रकार के पदार्थ भाग लेते हैं। पहला जैव पदार्थ ह्यूमस और दूसरा अजैव पदार्थ चट्टान, खनिज आदि। ठीक है ना। और भारत में मृदा के प्रकार एवं वितरण, भारत में उच्च जलवायु और वनस्पति की विविधता के कारण 6 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, 6 प्रकार की। देखिए करेगा जलोढ़। ठीक है ना। इसके बारे में पढ़ते हैं। भारत की सबसे अधिक फैली और सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है ये, जो आपकी जलोढ़ मिट्टी है, ये भारत की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है। ठीक है ना। और ये बहुत दूर तक फैली हुई है। उत्तर भारत का मैदान मुख्यतः इसी मिट्टी से बना है। जो उत्तर भारत का मैदान है ना, इसी मिट्टी से बना है। आपको हम दिखाएंगे, रुकिएगा, इसका फोटो दिखाएंगे। यह जलोढ़ मिट्टी कहाँ तक बनी है। यह मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी के जमाव से बनती है।
ठीक है ना। ये मिट्टी कैसे बनती है? नदियों द्वारा। जैसे मान लीजिए कि नदी है, अपनी नदी बहती है और नदी अपने साथ में, ये नदी है, ये बहती है तो पहाड़ से आती है ना, तो अपने साथ में मिट्टी उट्टी जब उधर से आएगी तो मिट्टी उट्टी लेके आएगी ना, और लेके मैदानी भागों में अगल बगल छोड़ देगी, तो ये आपका मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हो जाएगा। ठीक है ना। प्रमुख नदी है जो है जलोढ़ मिट्टी, किस नदियों से मिल के उत्तर भारत के मैदान बना है? तो सिंधु नदी से, गंगा नदी से, ब्रह्मपुत्र नदी से। अगर भारत का नक्शा आप बनाइएगा ना, तो कुछ इस तरह से भारत का नक्शा आपका बनेगा। ठीक है ना। इस तरह से ये तो ये आपका सिंधु नदी इधर से आती है, और आपका ब्रह्मपुत्र नदी इधर इधर से आती है। ठीक। और आपका गंगा नदी इधर से आती है। ठीक है ना। तो ये नदियों के द्वारा लाए गए मिट्टी से अगल बगल का मैदान जो होता है, जो ये जो मैदान है ना, उत्तर भारत का मैदान, इन नदियों के द्वारा ही बना है। ठीक है ना। तो किन नदियों? सिंधु नदी है, गंगा नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी है। करें कि अन्य क्षेत्र यानी जो आपका जलोढ़ मिट्टी है, तो इसका विस्तार किन किन क्षेत्रों में? तो राजस्थान और गुजरात में सक्रिय पट्टी। ठीक है ना। राजस्थान और गुजरात में छोटी से इतने, जैसे मान लीजिए कि ये आपका, ये ऐसे ही कुछ राजस्थान और गुजरात में फैली है, ये आपका गुजरात हो गया और ये आपका राजस्थान हो गया, तो कुछ इस तरह से फैली हुई है जलोढ़ मिट्टी। पूर्वी तटीय मैदान के डेल्टा है। ठीक है ना। क्या कर रहा है? पूर्वी तटीय मैदान के डेल्टा क्षेत्र है। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये जो आपकी नदी है, महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है कि पूर्वी तटीय मैदान के डेल्टा क्षेत्र, महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, भारत में लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में जलोढ़ मृदा फैली हुई है। कितना में फैली हुई है? 6.4 करोड़ हेक्टेयर में ये आपका जलोढ़ मिट्टी फैली हुई है। इस बात को आप समझिएगा। ये आपका भारत है, क्या है जी? ये आपका भारत इस तरह से है, तो ये नदियाँ कुछ इस तरह से इसे बहती है। ठीक, कुछ इस तरह से बहती है इधर इधर की ओर। इस एरिया में इस मिट्टी का निर्माण होगा ना। तो कौन कौन नदी है? महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है और कावेरी है। ठीक है ना। महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। हम गए थे एग्जाम देने बिहार मध्य निषेध का, मेरा 17 तारीख को था, गया में था। तो वहाँ पर प्रश्न ई वाला जो प्रश्न है ना, ये वाला ऐसे ही पूछ दिया था कि आप उत्तर से दक्षिण नदियों का क्रम वाइज सजाइए। वहाँ पर नाम लिखा था महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, एक ये हो गया। उसके बाद दे देगा कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, मतलब इसे 4 को नाम दे देगा। आप बोला था ना कि बताइए इन चारों में से कौन सी नदी है जो क्रमबद्ध लाइन से, और वहाँ पर नर्मदा का नाम नहीं दिया था। ठीक है ना। नर्मदा सबसे ऊपर होगी, तो नर्मदा के नाम नहीं दिया था। तो इसको हम तो पढ़े थे जियोग्राफी में, और उसी में हम पढ़ाई थी, तो हम इसको ये वाला मार के आए हैं, ये वाला। ठीक है ना। ये प्रश्न ऐसे ऐसे सवाल पूछता है बिहार मध्य निषेध का, गए थे एग्जाम देने के लिए। तो ये कितना भूमि पर फैला हुआ था? 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ है। जलोढ़ मृदा करेगी बनावट, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है ना। मिट्टी बालू, सिल्ट और चिकनी मिट्टी, ठीक है ना, मृतिका के अलग अलग अनुपात से बनती है। ये जो आपका जलोढ़ मृदा है किन चीज़ से बनती है? बालू से बनती है, सिल्ट से बनती है, और मृतक जो चट्टान, जो छोटा मोटा चीज, जो जानवर होते हैं, पक्षी, कोई जो भी होगा, ये सब चीज़ें मर जाता है ना, इन्हीं चीज़ से जलोढ़ मिट्टी बनती है। ठीक है ना। इसका रंग धुंधला होता है और लालिमा लिए भूरा कलर का होता है। देखिए यहाँ पर आपको हम क्या पढ़ा है, ये देखिए, ये आपका हम ये पढ़ा है, जलोढ़ मिट्टी पढ़ा है। आपका जलोढ़ मिट्टी खत्म हो गया। अब आपको हम ठीक है ना, जलोढ़ मिट्टी भी पढ़ेंगे। पूरा आज के चैप्टर में हम लोग प्राकृतिक संसाधन जो है ये ख़त्म कर देंगे। करें कि इसका रंग कैसा है? धुंधला है, और यह लालिमा लिए भूरा कलर का, थोड़ा सा लाली में भूरा कलर का दिखती है। इसकी विशेषता क्या होती है? नदी के मुहाने से घाटी की ओर
ऊपर जाते हुए मिट्टी के कण बड़े होते हैं। कह रहा है ना कि नदी के मुहाने से घाटी की ओर ऊपर जाते हुए मिट्टी के कण देखिए कह रहा है कि नदी के मुहाने से घाटी की ओर ऊपर जाते हुए मिट्टी के कण बड़े होते जाते हैं। नदी के मुहाने से घाटी की ओर ऊपर जाते हुए मिट्टी के कण बड़े बड़े होते जाते हैं। इस बात को ध्यान से समझिएगा, बहुत इस छोटा सा पॉइंट है और ये मूड आके दिया है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम आपसे बात करें तो ये आपका पहाड़ है, ठीक, और पहाड़ से नदियाँ नीचे आती है। तो जब ये जो आपकी नदियाँ नीचे की ओर आ रही है, जब नीचे की ओर आ रही है तो यहाँ से पत्थर उत्थर बड़ा बड़ा पत्थर लेके आएगी ना, तो जो बड़ा बड़ा पत्थर लेके आएगी तो वो मैदानी भाग में आएगी थोड़ा सा नीचे। तो जैसे ही आएगी तो पत्थर ये छोड़ देगी बड़ा सा कण जो होगा, और जो उसके साथ छोटा सा पत्थर होगा उसको लेके आगे बढ़ जाएगी ना। आप कहीं भी जाइएगा घूमने के लिए जहाँ पर नदियाँ तेज़ बहती है, बड़ा बड़ा नदी, तो वहाँ पर देखिएगा बहुत उसके जो जहाँ पर नदी का पानी गिरता है ना, तो वहाँ पर देखिएगा बहुत बड़ा बड़ा पत्थर होता है, और उसके आगे बढ़िएगा तो वहाँ पत्थर छोटा दिखता है। आप बिहार के होंगे, आप बिहार के हैं तो आप घूमने जाइएगा तुतला भवानी, चाहे गुप्ता धाम जाइएगा, देखिएगा जब वहाँ से झरना गिरता है ना, तो झरना जो गिरता है ना तो वहाँ से उसके बगल में बहुत बड़ा बड़ा पत्थर है, देखिएगा बहुत बड़ा पत्थर है, विशाल पत्थर है। तो वो पानी के साथ पत्थर बह गया है और वहीं पे गिर के उसे दब के रह गया है, और जो उसके छोटे पत्थर थे वो उसे पानी के बहाव के साथ आगे की ओर बढ़ गए। तो जितना दूर जाइएगा नदी मुहाना जो जैसे मान लीजिए नदी का ये आपका आखिरी मुँह है, यहाँ पर पानी गिरा, तो ये करे नदी मुहाना, यानी इसके नदी से ऊपर की ओर जाइएगा तो आपका जो पत्थर होगा ना बड़े बड़े दिखेगा, ठीक है ना। ये पॉइंट यही कहना चाहता है, ठीक है ना। और यह मिट्टी द्वारा कह रहे हैं कि यह मिट्टी द्वार चौर और तराई क्षेत्रों में अधिक मिलती है, ठीक है ना। देखिए जो मिट्टियाँ है, जो नदियाँ है अपने साथ में अधिकांश मात्रा में मिट्टी उट्टी लेके आती है। तो मान लीजिए जो नदी है से आ रही है तो अपने साथ में मिट्टी लेके आएगी ना, तो ये इस एरिया में मिट्टी छोड़ेगी ना, इस एरिया में मिट्टी छोड़ेगी ना। तो मान लीजिए नदी से आ रही है और यहाँ पर मिट्टी छोड़ दी, तो जो किनारे किनारे छोटा छोटा द्वीप बन जाएगा ना मिट्टी से, नदी के किनारे छोटा छोटा द्वीप बन जाएगा मिट्टी से, तो उसको हम चौर बोलते हैं, ठीक है ना। और जो पहाड़, ये आपका पहाड़ है, तो पहाड़ के बगल में ना होगा ना इस एरिया, तो जो पहाड़ का नीचे वाला क्षेत्र होगा ना ये आपको तराई बोलते हैं, ठीक है ना। ये बहुत उपजाऊ भूमि होता है और इधर खेती बहुत अच्छा होती है, आप पंजाब देख लीजिएगा, ठीक है ना। कह रहा है कि चौर समझ में आ गया, चौर किसे कहते हैं। जो नदी है, नदी के किनारे छोटा मोटा मट्टी जम के द्वीप बन जाएगा ना, उसको क्या कहते हैं, चौर बोलते हैं। और तराई पहाड़ के नीचे वाला भाग जो ऊपर से मिट्टी बहती है, नदी गिरती है, पानी लेके गिराती है और उस एरिया में थोड़ा सा अथी बनाती है फील्ड, उसको तराई बोलते हैं। इसकी पहचान कोड़ों और आयु से की जाती है, ठीक है ना। वायु के आधार पर प्रकार, आयु के आधार पर प्रकार, पुरानी जलोढ़, ठीक है ना। तो ये आपका बांगर, कंकड़ और बंजरी अधिक, अगर पुरानी जलोढ़ रहेगी तो आपको क्या कहेगी, बांगर, ठीक है ना। इसमें कंकड़ और बंजरी अधिक मात्रा में होंगे और इसमें कम उपज होगा, इसमें उतना मात्रा में फसल ना उपजेगा। जो नया जलोढ़ होगा जिसको हम खादर बोलते हैं, इसके महीन कण होंगे और बालू प्लस मृतिका का मिश्रण, बहुत उपजाऊ होती है नवीन जलोढ़। खाद आप खेत में छींटते हैं ना, देखिए आपको इसको याद करना तरीका बता रहे हैं। आप खेत में खाद छींटते हैं, खाद किसे छींटते हैं, ताकि आपका फसल बहुत अच्छा होगा। तो जो खादर है ना, खादर भूमि, इसमें फसल बहुत अच्छा होता है। मान लीजिए कि ये नदियाँ है, ये नदी आ रही है, तो ये नदियाँ अपने साथ में कुछ यहाँ पर मिट्टी छोड़ के जाएगी ना, तो ये तो मिट्टी पुरान हो गया। तो फिर जब अगला सीजन में जब खूब मात्रा में बरसात आएगा तो इधर से फिर मिट्टी लेके आएगी, तो ये मिट्टी लेके तो फिर इस एरिया में छोड़ेगी ना, तो जो मिट्टी पहले से था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बांगर। और जो ये नयका मिट्टी लेके छोड़ी है इसको बोलते हैं खादर। तो ये नयका है ना, बहुत उपजाऊ होती है, ठीक है ना। इसमें अधिक मात्रा में क्या होता है, पोटास होता है, फास्फोरस होता है, चूना होता है, ठीक है ना। किस में क्या होता है, तो ये आपकी इस मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में, ठीक है ना। जलोढ़ मिट्टी में अधिकांश मात्रा में क्या होता है, तो पोटास, फास्फोरस, चूना, और कम मात्रा में क्या होता है, नाइट्रोजन और जैव पदार्थ। इस मिट्टी में क्या फसल रोपा जाता है, तो गन्ना, ऊख, चावल, गेहूँ, मक्का, दलहन, ये सब चीज़ें
इसी मिट्टी में रोपाता है, जलोढ़ मिट्टी में। बहुत उपजाऊ होने के कारण गहन कृषि की जाती है, ठीक है ना। यह मिट्टी जो है बहुत उपजाऊ होती है, इसीलिए इस एरिया में खेती अधिकांश मात्रा में लोग करते हैं यहाँ। इसीलिए यहाँ जनसंख्या घनत्व जिस एरिया में खेती होगा वहीं पर लोग बसना शुरू करेंगे, ठीक है ना। देखिए, पुरानी मिट्टी रहेगी तो बांगर, और नया और उपजाऊ रहेगा तो उसको खादर बोलते हैं, ठीक है ना। खाद से आप याद रखिएगा, खाद आप फेंकते हैं खेत में तो आपका फसल बहुत अच्छा उगता है। तो खाद से खादर, यानी जब खादर जब भूमि होगा उसमें फसल बहुत अच्छा होगा। ये हर साल नदियाँ जो आती है ना, हर सीजन में खादर भूमि लेके खादर लेके आती है। भूमि ऊपर से मिट्टी लेके आएगी, छोड़ देगी फील्ड में, उसमें आप फसल रोपिए। कह रहे कि उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ मिट्टी को दियारा भूमि कहते हैं। यह माका उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। जो आपका बिहार है, बिहार में आप बक्सर जिला के देखिएगा ना, इस एरिया में दियर है, जिसको दियर बोलते हैं। तो ये आपका गंगा नदी के मिट्टियों से बना है, ठीक है ना। तो ये आपका बालू प्रधान जलोढ़ मिट्टी है, इसको दियर बोलते हैं। इसमें मक्का अधिकांश मात्रा में होता है। दियर में क्या होता है? मकई। अब काली मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं। काली मिट्टी के बारे में देखिए, यह मिट्टी का रंग काला होता है, ठीक है ना। इसमें एल्यूमिनियम एवं लौह अयस्क पाए जाते हैं, इसीलिए इसका रंग काला होता है। इसका दूसरा नाम क्या है? कपास। काली कपास की मृदा बोलते हैं, ठीक है ना। यह कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। कौन सी मिट्टी? तो काली मिट्टी। भारत में लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है। आपका काली मिट्टी भी फैली हुई है, और आपका, ठीक है ना, ये आपका ये मिट्टी भी काली मृदा और जलोढ़ मृदा दोनों ही सेम हेक्टेयर में फैली हुई है। इसका दक्कन का अलावा प्रदेश प्रदेश एरिया में फैला हुआ है। आपको हम दिखाएंगे फोटो किस एरिया में मिट्टी का है। इस मिट्टी का रंग क्या होता है? काला होता है, ठीक है ना। इसमें इस मिट्टी का रंग काला होता है। इसमें एल्यूमिनियम और लौह यौगिक अधिकांश मात्रा पाए जाते हैं। इसको काली कपास मृदा बोलते हैं, ठीक है ना। यह कपास की खेती इधर बहुत मात्रा में होती है, और भारत में लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है। इसका मुख्य क्षेत्र क्या है? दक्कन का अलावा प्रदेश, ठीक है। काली मिट्टी यानी कपास की रानी। काली मिट्टी को क्या कहते हैं? कपास की रानी बोलते हैं। ये काली मिट्टी किस एरिया में पाई जाती है? काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी भी बोलते हैं, ठीक है ना। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेंगुर मिट्टी। कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में, गुजरात में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, इन क्षेत्रों में ये काली मिट्टी आपकी पाई जाती है, ठीक है ना। ये निर्माण कैसे होती है इस मिट्टी का? तो ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावा के टूटने से होती है, ठीक है ना। इसका रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं, स्थानीय नाम, ठीक है ना। इसकी विशेषता क्या होती है? तो नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। इसमें अगर आप इसको एक बार पटा दीजिएगा ना, तो इस बहुत दिनों तक इसके अंदर नमी रहता है। कम वर्षा में भी खेती संभव होता है। आप करैल का नाम सुनेंगे, करैल। आपके अगर बधारी में करैल होगा तो देखिएगा ना, तो उधर काली मिट्टी ही होता है। आप पूछिएगा कि करैल में ना एक हाली पटा देंगे ना, तो बहुत दिनों तक उधर पानी रहता है, क्योंकि उधर काली मिट्टी है, ठीक है ना। गर्मी में दरारें पड़ती है, हवा का प्रवेश आता होता है, ठीक है ना। जब दरारें पड़ेगी तो इसमें हवा प्रवेश करेगा, गीली होने पर भी चिपचिपी हो जाती है। इसमें पोषक तत्व तो अधिकांश मात्रा में क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटास होता है, चूना होता है, ठीक है ना। ये अधिकांश मात्रा में काली मिट्टी में ये सब चीज़ें, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, चूना, ये क्या होता है? अधिकांश मात्रा में मिलती है। कम मात्रा में कम मिलता है तो फास्फोरस मिलता है, ठीक है ना। कपास की खेती के लिए यह मिट्टी उपयुक्त है। इसका अन्य फसल क्या है? गाना है, प्याज है, गेहूँ में फल, ये सब क्या है? इस काली मिट्टी में ऊख, प्याज, गेहूँ, फल, ये सब चीज़ों को रोपा जा सकता है। लाल एवं पीली मिट्टी के बारे में निर्माण कैसे होता है? ग्रेनाइट और नीस चट्टानों के टूटने से बनती है, ठीक है ना।
इसका 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। ठीक है ना, 100 सेंटीमीटर से कम। आप बोलिएगा 100 सेंटीमीटर का होता है। एग्जाम्पल में अगर साल भर में जिस मान लीजिए कि कोई भी एरिया होगा और उस एरिया में साल भर बारिश पड़ेगा ना, जिस मान लीजिए आपके गांव में अगर साल भर बारिश पड़ेगा ना, कंटिन्यू लगता रहे, ठीक, तो आपके पानी कितना जम जाएगा, कितना हाइट पे जमेगा अगर बारिश खूब पड़ेगा तो। साल भर नहीं, एगो सीजन में बढ़िया से बारिश पड़ेगा तो कितना पानी जमा हो सकता है, तो वही आपका एरिया बताता है। तो पानी इधर खूब पड़ेगा तो सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर तक बरसात लग सकता है। पानी अगर कहीं पर नहीं जाएगा तब, ठीक है ना। जैसे आप स्विमिंग पूल में पानी जमा करते हैं तो उसका पानी कहीं नहीं जाता है ना, उसका पानी जमा होता रहता है ना एक बिनू। तो ऐसे ही जब बारिश पड़ेगा तो उसका पानी नहीं कहीं बहेगा तो ज़मीन पर उठेगा ना, तो जितना उठेगा ना वही उसी को बोलते हैं सेंटीमीटर। इसका रंग क्यों होता है, तो इसमें आयरन की मात्रा अधिक होती है, ठीक है ना। इसका लाल रंग लोहांश लोहांश अधिक होना है, ठीक है ना। इसमें लाल रंग जल मिलने के बाद पीला रंग होता है, ठीक है ना। इसमें लोहा अधिक मात्रा में होता है, इसीलिए इसको हम इस लाल रंग होता है। इस ज़्यादा जल मिलेगा ना, इस पीला रंग हो जाएगा। इसका विस्तार क्षेत्र कौन है, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र का दक्षिण पूर्व भाग, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छोटा नागपुर का पठार जब का झारखंड में। इन एरिया में ये आपकी मिट्टी पाई जाती है, लाल और पीली मिट्टी, ठीक है ना। और मेघालय में भी। इसकी विशेषता क्या होती है, जैव पदार्थ कम होने से कम उपजाऊ होती है, ठीक है ना। ये मिट्टी कम उपजाऊ होती है, उर्वरकों से उत्पादन बढ़ाई जा सकती है। यानी खाद और छीट के इस मिट्टी में खाद और छीटिएगा तो इसका उत्पादन बढ़ेगा। इसमें फसल क्या होता है, तो चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तंबाकू, फल, इसमें ये फसल रोपा जाता है। लेटराइट मिट्टी, इसका नाम कैसे पड़ा, तो लेटर शब्द से बना है, ठीक है ना। इसका अर्थ होता है ईट, यानी ब्रिक, ईट होता है। निर्माण कैसे होती है इस मिट्टी का, तो उच्च तापमान, अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बनती है। जिस एरिया में ज़्यादा गर्मी होगा और उधर बारिश पड़ेगा तो उधर उस एरिया में लेटराइट मिट्टी का निर्माण होगा। लगातार वर्षों के कारण मिट्टी के पोषक तत्व तो बह जाते हैं, ठीक है ना। लगातार बारिश होगा, कंटिन्यू होगा, तो जो मिट्टी का ऊपरी का परत होगा वो सब क्या हो जाएगा, बह जाएगा, दूसरी जगह चला जाएगा। और इस प्रक्रिया को निक्षालन, लीचिंग कहते हैं। बारिश होगा और इस एरिया में बारिश हो रहा है तो इस ज़मीन का जो मेन होगा मिट्टी उपजाने वाला, वो सब बह के दूसरी जगह चला जाएगा, उसी को लीचिंग, निक्षालन बोलते हैं। इसका क्षेत्रफल लगभग 1.3 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है, ठीक है ना। इसकी विशेषता क्या होता है, इसमें ह्यूमस बहुत कम होता है, ठीक है ना। अधिक तापमान से जैव पदार्थ जल्दी नष्ट हो जाते हैं। इसमें उर्वरता उतना ना होता है, अधिकांश मात्रा में टेम्परेचर इस एरिया में रहेगा ना, तो जो भी होगा ना बढ़िया चीज़ें सब जल के ख़त्म हो जाएगी। अपक्ष के कारण मिट्टी कठोर हो जाता है। एल्युमिनियम और लोहे के ऑक्साइड के कारण रंग लाल होता है, ठीक है ना। इस मिट्टी का लाल रंग क्यों होता है, तो एल्युमिनियम और लोह ऑक्साइड के कारण लाल रंग होता है। कहाँ पाई जाती है मिट्टी, तो कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, असम के पहाड़ी क्षेत्र में यह मिट्टी पाई जाती है। इसमें खेती किस चीज़ की होती है, तो उर्वरक और मृदा संरक्षण तकनीक से खेती की जाती है, ठीक है ना। खेती कैसे करिएगा, तो खाद उद छीट के, ठीक है ना, इसी से खेती करिएगा। इससे तो ना होगा कैसे सब इसका उर्वरक क्षमता खत्म हो गई। जिस तरह से तराई भूमि में आप खेती कर सकते हैं मिट्टी में, आप इसमें नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। इसकी फसल क्या है, चाय है, कॉफ़ी है, काजू है। इस एरिया में इस मिट्टी में आप चाय, कॉफ़ी, काजू बो सकते हैं, ठीक है ना। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कहवा बोया जाता है, और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में, केरल में काजू बोया जाता है, ठीक है ना। मरुस्थलीय से आपको पता चलेगा डिजर्ट की बात कर रहे हैं, मरुस्थल की बात कर रहे हैं, तो आपका ध्यान कहाँ चला गया, थोड़ा सा भूगोल की जानकारी लिए होंगे तो आपका ध्यान कहाँ चला गया होगा, राजस्थान की ओर चला गया होगा, ठीक है ना।
यह लंबी शुष्क ऋतु है, कम वर्षा होती है इधर और बालुई एवं ह्यूमस रहित क्षेत्रों में बनती है। इसकी विशेषताएं क्या होती है, मिट्टी की परतों का विकास कम होता है, ठीक है ना, और रासायनिक अपक्षय बहुत कम होता है। इसका रंग लाल या हल्का भूरा होता है। वनस्पति और पोषक तत्व तो कम पाए जाते हैं। मरुस्थल में आप देखबे करते हैं, जिस एरिया में बालू रहता है राजस्थान में सब क्या पाया जाता है, हाँ कहाँ पाई जाती है, तो राजस्थान के पश्चिमी भाग में, ठीक है ना। आपको लगता है कि राजस्थान नाम सुनते ही पूरा राजस्थान में नहीं होता, राजस्थान के पश्चिमी भाग में। अगर संपूर्ण राजस्थान का अगर हम मैप बनाएं तो मान लीजिए ये आपका पूरा राजस्थान है, तो इस जो ये वाला हिने का एरिया है ना, हिने वाला ये पश्चिमी भाग है, तो इस एरिया में ये आपकी मिट्टी पाई जाती है, मरुस्थलीय मृदा, ठीक है ना। उसके बाद में आपका सौराष्ट्र में, कच्छ में, हरियाणा के पश्चिमी भाग में, पंजाब के दक्षिण भाग में, ठीक, ये मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद से खेती इसमें क्या होती है, सिंचाई की सुविधा होने पर कपास, चावल और गेहूँ, ठीक है ना, इन चीज़ों का फसल आप खेती कर सकते हैं। जैसे राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर के द्वारा ये सब खेती होती है, ठीक है ना। मरुस्थल मिट्टी कम वर्षा होती है, बालुई मिट्टी होती है और सिंचाई खेती कर सकते हैं सिंचाई के माध्यम से। पर्वतीय मृदा के बारे में पढ़ते हैं, कहाँ पाई जाती है, तो पर्वतीय एवं पहाड़ी क्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाती है जहाँ अधिक वर्षा और वन पाए जाते हैं, ठीक है ना, इसको पर्वतीय मिट्टी बोलते हैं। इसकी विशेषता क्या होती है, यह जटिल और विविध प्रकार की मिट्टियाँ होती है, नदी घाटियों में जलोढ़ मृदा बनाती है, ठीक है ना। ऊंचे भागों में मोटे कण वाली अपरिपक्व मृदा। विशेष बातें, पर्वतीय क्षेत्र में जलवायु, वनस्पति और भू आकृति अलग अलग होने से एक जैसी मिट्टी बड़े क्षेत्र में नहीं मिलती है। कह रहा है कि पर्वतीय क्षेत्र में जलवायु, वनस्पति और भू आकृति अलग अलग होने के एक जैसी मिट्टी बड़े क्षेत्र में नहीं मिलती है, क्योंकि उसका प्लेन एरिया है ही नहीं पर्वत का। आप वहाँ पर ना लंबाई तो आप 5 कट्ठा देख ही नहीं सकते हैं। पर्वत जो मुख्य पर्वत एरिया है 5 कट्ठा जैसे आपका होता है ना इधर ज़मीन पे, हम लोग का अपने गांव में, जो आपके गांव में 5 कट्ठा ज़मीन होगा ना, तो ऐसे 5 कट्ठा में पहाड़ी एरिया में ना होगा, एकदम छोटा छोटा होता है, तो उधर मिट्टी तो मिलवे ना करेगा एक जगह। और इसमें भाई साहब कह रहा है कि हिम छादित क्षेत्रों में मिट्टी का अपरदन हो जाता है, मिट्टी अम्लीय और ह्यूमस रहित हो सकती है। हिमिस जिस एरिया में बर्फ़ जमा हुआ है, ठीक है ना, उसको हिम बोलते हैं। इसका उपजाऊ क्षेत्र क्या है, नदी घाटियों के निचले भागों में, ठीक है ना, और नदी, सोपान एवं जलोढ़ पंख। सोपान एवं जलोढ़ पंख कहने का मतलब ये है कि जो नदी जब नीचे बहती है ना, तो ये अपना, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में, ये जैसे नदी नीचे आ रही है तो इधर ऐसे ऐसे निकाल लेती है ना, इसको सोपाल पंख बोलते हैं, ठीक है ना। इसकी प्रमुख फसलें क्या है, इसके प्रमुख फसल ढलानों पर फल होता है और नदी घाटियों में चावल, आलू होता है, ठीक है ना, इसकी प्रमुख फसलें। ठीक है ना। पहाड़ पे क्या होता है आपका, फलों का बाग होता है, घाटी प्लस चावल और आलू ये सब रोपा जाता है। भारत की 6 प्रमुख मृदा, ठीक है ना, जलोढ़ सबसे उपजाऊ, काली कपास में, ठीक है ना। देखिए 6 जो भारत के 6 मिट्टियाँ होती है ना, उसको पढ़ा रहे हैं, आपको बता रहे हैं। जो जलोढ़ है ना, यह सबसे उपजाऊ है, और जो काली मिट्टी है ना, इसमें कपास रोपा जाता है। जलोढ़ के बाद कौन अगर मिट्टी है लाइन से दिया है, ये सब मिट्टी उपजाऊ में होती है। लाल पीली मिट्टी इसमें लोहांश वाली होती है। लेटराइट अधिक वर्षा और चाय कॉफ़ी इसमें बोया जाता है। इसमें अधिक वर्षा जिस एरिया में होता है ना, उसमें लेटराइट होती है, और उधर चाय कॉफ़ी वॉफ़ी इस मिट्टी में रोपा जाता है। मरुस्थलीय शुष्क क्षेत्र होता है, और पर्वतीय क्षेत्र फल और घाटी कृषि के लिए, ठीक है ना, ये सब होता है। भूमि उपयोग कर रहा है कि जब मनुष्य अपनी ज़रूरतों के अनुसार भूमि का अलग अलग कामों में उपयोग करता है, उसे क्या कहते हैं, भूमि उपयोग करते हैं। जिस मनुष्य का जिधर जितना काम होगा उसके इस्तेमाल उधर करता है, उसी को कहते हैं भूमि उपयोग करते हैं। भूमि उपयोग के प्रकार, वन विस्तार, वह भूमि जहाँ जंगल और वन पाए जाते हैं, ठीक है ना, उसे कहते हैं
वह भूमि जहाँ जंगल और वन पाए जाते हैं। और कृषि आयोग बंजर भूमि, ऐसी भूमि जहाँ खेती नहीं हो सकती है उसको क्या कहते हैं, बंजर भूमि कहते हैं। गैर कृषि कार्य में उपयोग भूमि, जिनका उपयोग इन कार्य में होता है, इमारत बनाने में, सड़क बनाने में, उद्योग बनाने में, अन्य निर्माण कार्य में। ये सब ये जो है ना इमारत, सड़क, उद्योग, ये जो इस एरिया में ना खेती हुक्म ना करती है। आप घर बना दीजिए तब खेती ना करिएगा, ठीक है ना। भूमि का उपयोग, भूमि का हम लोग इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो ये देखिए, वन विस्तार करते हैं, पेड़ पौधा लगाते हैं, ठीक है ना। और कृषि जो वो भूमि है जहाँ पर हम खेती नहीं करते हैं, और वो है जहाँ खेती करते भी नहीं है और अपना अपना चीज़ रहने के लिए बना देते हैं। उसके बाद अस्थायी चारागाह एवं गोचर भूमि, जहाँ पशु चरते हैं, ठीक है ना। उसके बाद बाग बगीचे एवं उत्पादन भूमि, उसका इस्तेमाल करते हैं जहाँ फल फूल बागवानी की जाती है। और कृषि योग बंजर भूमि, ऐसी भूमि जहाँ खेती हो सकती है लेकिन पिछले 5 वर्षों से खेती नहीं हुई, उसे क्या कहते हैं, बंजर भूमि कहते हैं। वर्तमान परती भूमि, ऐसी भूमि जिस पर अभी खेती नहीं की जा रही है। अन्य परती भूमि, वर्तमान परती छोड़कर वह भूमि जो 5 वर्षों से खेती नहीं हुई, इसे अन्य परती भूमि कहते हैं। शुद्ध बोई गई भूमि, जिस भूमि पर वास्तव में खेती की जाती है। यानी भूमि का इस्तेमाल हम इन भागों में बांट के किए हैं, ठीक है ना। भूमि का इस्तेमाल करते हैं। भारत में भू उपयोग का स्वरूप, भू उपयोग को 2 प्रमुख कारक प्रभावित करते हैं। पहले क्या, भौतिक कारक, यानी इसमें क्या शामिल होता है, भू आकृति, जलवायु और मृदा शामिल होता है, ठीक है ना। ये प्राकृतिक रूप से तय करते हैं कि भूमि का उपयोग कैसे होगा। और कहा आ गया मानवीय कारक, इसमें क्या शामिल होता है, जनसंख्या घनत्व होता है और प्रौद्योगिक तकनीक होता है, संस्कृति और परंपरा होता है। ये तय करते हैं कि मनुष्य भूमि का उपयोग किस प्रकार करेगा, ठीक है ना। ये सब ह्यूमन है, फैक्टर है। अब पढ़ते हैं कि भारत में भूमि उपयोग, कुछ भौगोलिक क्षेत्र, भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 32,87,200 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है ना। तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक। इसमें केवल 93% भूमि ही उपयोग और आंकड़ा उपलब्ध है। कह रहा है कि भारत में मान लीजिए 100%, मान लीजिए 32 लाख जो भूमि है ना, भारत का जो विस्तार है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में, ये भारत का क्षेत्रफल पूरा है मिला के। तो इसमें से आपका भाई साहब 100% में से 93% ही भूमि का उपयोग होता है। इसका इस्तेमाल मतलब रिसर्च किया गया है तो 93% ही पता चला है। बाकी भूमि ऐसे ही रखी हो, कहीं न कहीं होगी, इसमें पहाड़ होगा, ऐसे ही सब होगा। जम्मू और कश्मीर के कुछ पाक अधिकृत एवं चीन अधिकृत क्षेत्र का संरक्षण नहीं हो पाया है। कह रहा है कि जम्मू कश्मीर के पाक अधिकृत एवं चीन अधिकृत क्षेत्र का संरक्षण नहीं हो पाया है। यानी जो ये आपका कश्मीर है, ध्यान देखिएगा यहाँ पर समझिए, ये आपका कश्मीर है, ठीक। तो ये जो एरिया है ना, इधर इसको हम POK बोलते हैं। ये आपका है ऑक्साई चीन। तो इधर आपका 10%, इधर आपका 30%, इधर पाकिस्तान कब्जा किया हुआ है, उधर चीन कब्जा किया हुआ है। तो इस एरिया के भूमि हम लोग नहीं नाप पाए हैं, ठीक है ना। इधर पाकिस्तान वाला और चीन वाला, याद रखिएगा। भारत और पशुपालन, कह रहा है कि भारत पशु धन के मामले में विश्व के अग्रणी देशों में शामिल है। अस्थायी चारागाह भूमि बहुत कम है, ठीक है ना। भारत जो है, भारत में बहुत मात्रा में पशु पाए जाते हैं और यहाँ पर अस्थायी चारागाह यानी बहुत कम भूमि है पशुओं को चरने के लिए। देखिए पशु भी एक ही ज़मीन पे चलेगा ना तो वहाँ पर बंजर बना देंगे, पूरा घासे नोच जाएंगे, तो उधर कुछ होखबो ना करेगा। पशुओं के लिए पर्याप्त चारा उपलब्ध नहीं हो पाता है, ठीक है ना। पशुपालन का नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। कृषि योग्य भूमि, परती भूमि, वर्तमान परती के अलावा अन्य परती भूमि का उपजाऊ होती है। ऐसी भूमि 2 से 3 वर्षों में अधिक 2 बार खेती की जा सकती है, ठीक है ना। कृषि योग्य क्षेत्र, यदि ऐसे भूमि भी जोड़ दिए जाए तब भी भारत की कुल भूमि का लगभग 54% भाग ही कृषि योग्य है। अगर कह रहा है कि ये जो आपका ये जो भूमि लिया है कि साल में 2 से 3 मतलब 2 से 3 साल में एक बार फसल आप बो सकते हैं, तो उस भी फसल को आप ले लीजिएगा ना, जो रोज रेगुलर जो रोपाता है तब पर भी 54% ही कृषि खेती करने के लिए है। राज्यों में खेती का अंतर, सबसे अधिक खेती पंजाब में, ठीक है ना, लगभग 80% भूमि होता है। भूमि पर जैसे मान लीजिए पंजाब जो राज्य है ना, पंजाब अपने राज्य का जो भूमि है ना उस पर 80% भूमि पर सिर्फ खेती करता है। हरियाणा 80% करता है। सबसे कम खेती अरुणाचल प्रदेश करता है, तो मिजोरम करता है, मणिपुर करता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह करता है। ये सब जितने हैं पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है ना। और यहाँ 10% कम भूमि पर खेती होती है, ठीक। ये जो एरिया है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार, यहाँ पर 10% से कम भी भूमि पर खेती की जाती है।
वन और पर्यावरण आदर्श स्थिति कह रहा है कि किसी देश में 33% क्षेत्र पर वन होना चाहिए, ठीक है ना। भारत की स्थिति क्या है, तो वर्तमान में केवल लगभग 20% क्षेत्र वन। पेड़ पौधा के बारे में, अगर पेड़ पौधा के बारे में बात किया जाए तो कह रहा है ना, आंकड़ा कहता है कि अगर कोई भी देश है उस देश का पूरा ज़मीन जितना होगा ना, तो पूरा ज़मीन पे 33% क्षेत्र पे ना सिर्फ वन होना चाहिए, पेड़ पौधा होना चाहिए। लेकिन भारत में सिर्फ 20% क्षेत्र पर पेड़ पौधा है। आप बताइए। राष्ट्रीय वन नीति 1952 में राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई थी, ठीक है ना। वनों का महत्व क्या है कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखते हैं और लोगों को आजीविका प्रदान करते हैं। बंजर भूमि और गैर कृषि भूमि लगातार बढ़ना चिंतन का विषय है। थोड़ा सा रुकिएगा, हम आ रहे हैं थोड़ा सा उधर, थोड़ा सा जस्ट वेट। चलिए, जानते हैं 45 मिनट से एक ही जगह पे चुपचाप बैठे हैं, तो मन बोरिंग ना होगा अभी, इसलिए घूमने चले गए। कह रहा है कि भूमि निम्नीकरण, ठीक है ना। जब भूमि का सही तरीके से उपयोग नहीं किया जाता है तब उसकी गुणवत्ता कम होने लगती है, ठीक है ना। इसी कहते हैं भूमि निम्नीकरण। भूमि निम्नीकरण के मुख्य कारण क्या है, तो भाई साहब पथरीले चट्टानें हैं, शुष्क एवं मरुस्थलीय क्षेत्र है, अनियोजित विकास है, भूमि संरक्षण नियमों की अनदेखी है, मानव बस्तियों का विस्तार है, रेल और सड़क निर्माण है, उद्योगों की स्थापना और कचरे एवं औषधि पदार्थों का निपटान, ठीक है ना। इसका असर क्या होता है, तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है और समाज का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसको थोड़ा सा कह रहा है कि भू संरक्षण, सॉइल इरोजन, मिट्टी का कटाव। कह रहा है कि मृदा का अपने स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर चले जाने को क्या कहते हैं, भू संरक्षण। यानी जब मान लीजिए पानी उनी पड़ता है तो अधिकांश मात्रा में देखिएगा जो नदी वदी होती है उसका मिट्टी कट जाता है ना, कट के दूसरे जगह चला जाता है ना, उसी जगह कहते हैं भू क्षरण कहते हैं। तो भू क्षरण प्राकृतिक कारण कैसे होता है, प्रवाहित जल होता है, हवा होती है, हिम ग्लेशियर, समुद्री लहरें, गुरुत्वाकर्षण बल, ये सब क्या है, मिट्टी कटाव के कारण है, ठीक है ना। इसे मृदा चोरी भी कहा जाता है। जलवायु परिवर्तन कह रहा है कि भूताप, ठीक है ना, जलवायु परिवर्तन, सूखा, ठीक है ना, मिट्टी की नमी कम हो जाती है, मिट्टी सूखकर कटने लगती है, मिट्टी बहकर दूसरी जगह जमा हो जाती है, खड्डा और घाटियाँ बन सकती है। इसको क्या कहते हैं, अधिक वर्षा। कह रहा है कि भारत में भूमि निम्नीकरण, भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि प्रभावित हुई है। प्रभावित भूमि का विवरण, 28% वन क्षेत्र, 56% जल अपर्दन क्षेत्र, शेष अन्य कारणों से प्रभावित। भू संरक्षण, सॉइल कंजर्वेशन, मृदा बचाने के उपाय, वृक्षारोपण पर पेड़ पौधा रोपिए, नियंत्रण चराई में माल गोरू को उतना मत चराइए, ठीक है, बस सीमित चराइए। जल संरक्षण कीजिए, सीढ़ीदार खेती कीजिए। सीढ़ीदार मीन्स खेती मतलब कि आप पहाड़ों में देखे होंगे सीढ़ी की तरह खेती होता है। वनों की सुरक्षा कीजिए और भूमि का नियोजित उपयोग कीजिए।
कह रहा है कि भूमि निम्नीकरण का अर्थ क्या होता है? जब भूमि की उर्वरता गुणवत्ता और उत्पादक क्षमता कम हो जाती है तो इसे भूमि का निम्नीकरण कहते हैं। जिस भी भूमि का सब कुछ ना बढ़िया से उसमें फसल हो पाएगा, हर चीज़ कम हो जाएगा ना, उसी क्या कहते हैं? भूमि निम्नीकरण कहते हैं। इसके कारण क्या है? तो वनोन्मूलन डिफोरेस्टेशन, ठीक है ना, पेड़ों की कटाई से मिट्टी ढीली हो जाती है। अब पेड़ काटिएगा तो वहाँ से क्या हो जाए? मिट्टी ढीली हो जाती है। मृदा अपरदन सॉइल, यानी वहाँ की जब मिट्टी ढीली हो जाएगी तो वहाँ से मिट्टी बह के चली जाएगी दूसरी जगह, चाहे हवा मुड़ के चली जाएगी। उदाहरण उड़ीसा में वनोन्मूलन से भूमि प्रभावित हुई है। उड़ीसा में जो है ना, उधर पेड़ पौधा काट दिया गया है बहुत सारा खदान के लिए, इसीलिए उधर ये सब हुआ है। अति पशुचारण ओवरग्रेजिंग, अधिकांश मात्रा में जानवरों को चराना है। जानवरों द्वारा अत्यधिक चराई से घास समाप्त हो जाती है, मिट्टी की ऊपरी परत नष्ट हो जाती होती है। इसका इस ये जो है ना, कौन से राज्य प्रभावित है इससे? तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है। इस एरिया में ये लोग प्रभावित है इस चीज़ों से, और महाराष्ट्र है। ठीक है, माइनिंग देखते हैं, खनन के बारे में। खनन के बाद भूमि को गड्ढों और मलबे सहित छोड़ दिया जाता है। जब भी किसी भी एरिया में खेती ऐसी खोदा जाता है ना, तो उसको चुपचाप वैसे ही छोड़ दिया जाए। आप देखिए कहीं पर कि जैसे मान लीजिए कोनो एथी के दीजिएगा कि मेरे खेत से मिट्टी तुम काट लो, ठीक है ना, तो बराबर ना काटेगा, जैसे भी से जैसे मन तैसे काट लेगा, छोड़ देगा, वैसे ही चल जाएगा, ठीक है ना। तो खनन के बाद भूमि को गड्ढों और मलबे सहित छोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। इससे भूमि को अनुपयोग, आप उसका इस्तेमाल सही से कर भी ना सकते हैं। इस चीज़ों से कौन कौन राज्य प्रभावित है? तो झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है। ये सब चीज़ों का भूमि तो ऐसे ही नहीं इस्तेमाल होता है, क्योंकि उधर माइनिंग करके लोग वैसे ही छोड़ देते हैं। अगर माइनिंग किया ठीक है, फिर उसको दूसरी जगह से मिट्टी लेके उसको भर दो मिट्टी, फिर उस पर लोग किसान अपना खेती करेगा, तब इस्तेमाल होता है, लेकिन छोड़ देता है ऐसा ही। रसायनों का अत्यधिक उपयोग, उर्वरक एवं रसायन मृदा की प्राकृतिक गुणवत्ता घटाते हैं। रसायनों का अत्यधिक उपयोग यानी उर्वरक एवं रसायन, जो हम लोग खेत में खाद फेंकते हैं ना, ये मिट्टी की उर्वरता शक्ति को कम करता है। अधिक सिंचाई, इससे जल क्रांति वाटर लॉगिंग होती है, मिट्टी में लवणता और क्षारता बढ़ती है। इसे पंजाब और हरियाणा प्रभावित है। उत्तर प्रदेश का पश्चिम भाग। औद्योगिक प्रदूषण, सीमेंट मूर्ति निर्माण आदि उद्योगों से धूल निकलती है। धूल भूमि पर जमकर जल अवशेषों क्षमता कर देती है, और औद्योगिक अवशेष भूमि और जल दोनों को प्रदूषित करती है। औद्योगिक प्रदूषण में आप झारखंड में देखिएगा, एक यूट्यूब पे वीडियो वायरल हुआ था, वहाँ पर दिखा रहा था जो है ना, हर पेड़ पौधों पे छत पे ना राख 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 ऐसे लगता है ना कि राख वहाँ पर कोई फेंक दिया है, और इसे आसमान से राख टपकता है। तब बोलिए कैसे टपकता है? तो उधर फैक्ट्रिया है, उस फैक्ट्रिया से राख गिरता है, पॉल्यूशन गिरता है, ठीक है ना, झारखंड में। आप यूट्यूब पे देखिएगा। और मान लीजिए कोई भी खेत में एथी होगा, पानी होगा, तो उस एरिया में धूल और पड़ेगा, राख पड़ेगा, तो उस ज़मीन पे आके गिरेगा, तो पानी ना सूख लेगा, तो पौधा का पानी थोड़ा ना मिलेगा। भूमि का महत्व, मानो कि 95% से अधिक आवश्यकता भूमि से ही पूरा होती है। भोजन, वस्त्र, आवास तथा जीवन के विकास का आधार भूमि है, ठीक है ना। अगर देखिए हकीकत बता रहे हैं, अगर मानव का भूमि का इस्तेमाल, जैसे मानव जो है ना, अगर भूमि का इसके लिए उतना जरूरत ना पड़ता ना, तो ये भूमि का छोड़ता नहीं। जब भूमि का इसको इतना ज़रूरत है, यानी इसका 95% का ज़मीन पे ही होता है, तब ये इतना तबाह मचा रहा है भूमि का। भोजन, वस्त्र, ठीक है ना, घर सब कहाँ है? भूमि पर बनता है। वर्तमान एवं भविष्य की पीढ़ियों के लिए भूमि महत्वपूर्ण संसाधन है। भूमि संरक्षण के उपाय, फसल चक्र करें कि अलग अलग फसलें उगाने से मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। मान लीजिए कोई भी खेत है ना, उस खेत में ना अलग अलग प्रकार के फसल रोपिए। लगातार धान ही मत रोपिए, उसमें धान भी रोपिए, गेहूँ भी रोपिए, चना भी रोपिए, मकई भी रोपिए, सब रोपिए उस खेत में, तब उस मिट्टी का फसल बना रहता है बढ़िया से। मिट्टी जो होता है ना, उसका उर्वरता शक्ति बढ़िया रहता है। वनों का संरक्षण, अधिक से अधिक वृक्षारोपण, अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ पौधा को रोपिए, ठीक है ना। आवश्यकता अनुसार पानी डालें, जितना भी खेत में जरूरत है पानी को उतना ही डालें, बेसी मत डालें। खनन के बाद भूमि सुधार, गड्ढों को भरना और पुनः उपयोगी बनाना। जब भी आप खेत कहीं पर खनन करते हैं तो उस गड्ढों का भरवाइए, फिर उस पर खेती कीजिए। रासायनिक उर्वरक का संतुलन उपयोग, खाद उद का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है खेत में, ठीक है ना।
मृदा संरक्षण का अर्थ मिट्टी की उर्वरता गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता बनाए रखने के लिए उपाय को मृदा संरक्षण कहते हैं। ठीक है ना। संरक्षण से कहते हैं बचाना। ठीक, तो भाई साहब मिट्टी को कैसे बचाइएगा उसी को कहते हैं मृदा संरक्षण। मृदा संरक्षण के प्रमुख उपाय नाइट्रोजन स्थितिकरण करें कि मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बनाए रखना आवश्यक है। अगर जो आप चाहते हैं मिट्टी आपके खेत की मिट्टी अच्छा रहेगी तो उस खेत की मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा अच्छा से रखना चाहिए। और तेलहन एवं दलहन फसलों की खेती से नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। आप अपने खेत में ना तेलहन और मतलब दाल रोपिए अपने खेत में, इससे क्या होता है ना उस फसल से नाइट्रोजन की मात्रा आपके मिट्टी में मिलती रहती है। इससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। राइबोसोम नामक बैक्टीरिया होता है जो कि दलहन के पौधे में होता है, उसे सवेती करता है। इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। समोच्च जुताई करें कि पहाड़ी क्षेत्रों में ढाल के समांतर जुताई की जाती है। इससे वर्षा का पानी धीरे धीरे बहता है। मृदा अपरदन सॉइल इरोजन कम होता है। जल संरक्षण वर्षा जल का संचयन करती है। ठीक है ना। भूपृष्ठीय जल का संरक्षण भूमिगत जल की पुनर्रिचार्ज करना आधुनिक सिंचाई पद्धति अपनाना कर जल संचयन। जब भी बारिश पड़ती है तो देखिएगा आपके छत पे से पानी गिर के नाली में ऐसे ही बहता है। तो जब भी बारिश पड़ता है छत के पानी एक गड्ढा में स्टोर कीजिए, उसका इस्तेमाल कीजिएगा खेत में तो अच्छा रहेगा। और आप मान लीजिए गड्ढा में भरिएगा तो आपको ज़मीन के अंदर उसका पानी जाएगा, तो रिसाइकल का प्रोसेस थोड़ा सा बढ़िया होगा। ठीक है ना। पट्टिका कृषि स्ट्रिप फार्मिंग पवन अपरदन वाले क्षेत्र में अपनाई जाती है। फसलों के बीच घास की पट्टियाँ लगाई जाती है, इससे मिट्टी उड़ने से बच जाती है। जिस एरिया में अधिकांश मात्रा में हवाएं चलती है उधर इस फसल, जैसे मान लीजिए कि ये हम फसल लाइन से रोप दिए हैं। ठीक है ना। एक ये रोपे हैं और एक ये रोपे हैं। ठीक, तो ये फसल है, ये तो बीच में मिट्टी है ना, खाली है ना, तो इसमें ना हम घास रोप देंगे। क्या करेंगे इस एरिया में हम घास रोप देंगे। यहाँ से ये मिट्टी भी ना उड़ेगा, मेरा फसल भी उग जाएगा, ये आपका ये घास भी उग जाएगा और मिट्टी भी बच जाएगी। ठीक है ना। रसायनों का सीमित उपयोग यानी अधिक रसायन उर्वरक मिट्टी की क्षमता को कम करता है, इससे मिट्टी की गुणवत्ता घटती है। अपने खेत में खाद उद नहीं फेंकना चाहिए, बहुत कम मात्रा में फेंका करो। जितना भी हो सके तो तुम गोबर का इस्तेमाल करो, बहुत अच्छा होता है, तब तुम्हारा मिट्टी बचेगा। जैविक खाद का उपयोग करा है कि रासायनिक उर्वरक की जगह जैविक खाद इस्तेमाल कीजिए, प्राकृतिक खाद इस्तेमाल कीजिए, जैविक कीटनाशी इस्तेमाल कीजिए। ठीक है ना। इसका लाभ कहता है मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है, फसल सुरक्षित रहता है और पर्यावरण कम प्रभावित होता है। वृक्षारोपण सबसे महत्वपूर्ण, वृक्ष मिट्टी को बहने से रोकता है। पत्तियों से बनने वाले ह्यूमस मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ता है। मृदा संरक्षण का सबसे प्रभावी उपाय है। कह रहा है कि जैविक खाद का उपयोग यानी आप अपने खेतों में जैविक खाद का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है ना। जैविक खाद में गोबर से बना हुआ। ठीक, ये आपका खेतों का अच्छा रखता है, बढ़िया रखता है, आपका स्वास्थ्य का भी अच्छा रहेगा। और पेड़ पौधा को रोपा कीजिए। तो ये आपका आप अपने अगर एथी से देखिएगा तो भाई साहब प्राकृतिक संसाधन पेज नंबर 14 था। ठीक है ना। ये आपका खत्म हो गया। हाँ, आपको कुछ हम दिखाना चाहते थे, रुकिए दिखा रहे हैं। आप अपने बुक के पेज नंबर 21 खोलिएगा। ठीक है ना। होल्ड ऑन, ध्यान से देखिएगा। ये आपके बुक का पेज नंबर 21 है। ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा तो मिट्टी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर लिखा है ना पर्वतीय और वन, यानी जो हरा कलर का दिखा रहा है ना इस नक्शे में, जिधर अभी आपको हरा दिख रहा है ना तो इस एरिया में ना पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। ठीक है ना। और ये जो आपका ये जो जलोढ़ दिख रहा है, जलोढ़ के सामने कैसा कलर किया गया है, तो ऐसा कलर देखो ये दिख रहा है ना, तो इस एरिया में क्या होता है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जिस एरिया में ऐसा चित्र ऐसा कलर होगा ये आपका दिया गया है। यहाँ पर आपको दिया गया है घास टांग होना सर। देखिए यहाँ पर देखिए इस ग्राफ को देख लीजिएगा। ठीक है ना। और इस ग्राफ में आपका 2-4 पार्ट देखना है। ये नाम लिखा हुआ है पर्वत और वन क्षेत्र जलोढ़, इन सब के आगे रंग कलर किया गया है। ठीक है ना। तो इस कलर को आप मिलेगा इसमें, इस कलर को बड़ा बुक का अपन लेकर पढ़, ये जो कलर है इस कलर को इसमें मिलेगा, इस एरिया में है। ठीक है ना। होगा